वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल माइंड मैप सेशन। हम आज करने जा रहे हैं पूरा का पूरा रिलेशन का एक अच्छा सा कंप्लीट रिवीजन। ध्यान रखिएगा, यह जो चैप्टर है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट गई हो जब इससे सवाल ना पूछा गया हो। एक तरीके से ये ए के कुछ एलिमेंट्स को बी के कुछ एलिमेंट्स से जोड़ता है, और ये जोड़ने वाला जो रिश्ता है, ये जोड़ने वाला जो माध्यम है, इस माध्यम को हम रिलेशन कहते हैं। तो इमेज प्री इमेज, तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं। दैट इज, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो समझ गए होंगे। तो आप इसकी चिंता मत करिए, कल को 5 आ जाएगा सर तो हम क्या करेंगे, नहीं आएगा भाई एग्जाम में, तब हम कहेंगे भाई साहब आप ही करके बता दो, हमें तो ना पता। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल माइंड मैप सेशन ऑन द चैप्टर रिलेशन। यानी हम आज करने जा रहे हैं पूरा का पूरा रिलेशन का एक अच्छा सा कंप्लीट रिवीजन। यानी अगर आपने इस चैप्टर को, इस लेक्चर को पूरी तरीके से देख लिया तो थ्योरेटिकली यह चैप्टर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समा जाएगा और फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ थोड़े से बहुत क्वेश्चंस ट्राई करके देखने की, कुछ पीवाईक्यूज ट्राई करके देखने की, ताकि यह चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाए आपके लिए और जेईई मेंस में आप इसके मार्क्स पूरे के पूरे लेकर आ सकें और पा सकें। ध्यान रखिएगा, यह जो चैप्टर है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा साल या शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट गई हो जब इससे सवाल ना पूछा गया हो। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो रिलेशन माइंड मैप, सबसे पहली चीज यहां जो हमारे दिमाग में आती है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर हम जिसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या फिर आप इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वी कैन कॉल इट एज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मतलब है? क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं। वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, then their cross product or Cartesian product, then their cross या फिर Cartesian product denoted by किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसीलिए नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs, is the set of all ordered pairs of type a comma b where a belongs to a and comma b belongs to b। यानी कहने का मतलब है a क्रॉस b जो होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है, जहां उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो आता है ए से और जो दूसरा एलिमेंट है वो आता है बी से। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा तो पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि पहला बी से लिख दें और दूसरा ए से लिख दें, ये नहीं कर सकते। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। तो इट इज अ पेयर ऑफ टू objects, it is a pair of two elements A and B where their order is important. The first element comes from A, the second element comes from B. अगर मैं B क्रॉस A लिखता तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर बनता B कॉमा A, जहां B आता B से और A आता A से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर का यहां क्या मतलब है। तो कहने का मतलब है A क्रॉस B is equal to ordered pairs A comma B such that A comes from A, B comes from B। तो यह है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। सर बिना एग्जाम्पल के बात नहीं बनती, एग्जाम्पल से समझा दो। बिल्कुल, तो मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3
और बी है हमारे पास 2 कॉमा या अल्फा कॉमा बीटा, चलो अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी बनाता हूं तो यह हो जाएगा 1 अल्फा 1 बीटा, है ना। 1 अल्फा, पहला एलिमेंट ए से आया, दूसरा एलिमेंट बी से आना है, बी से क्या कह सकता है अल्फा बीटा, या फिर 2 अल्फा 2 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, यानी इसमें ए कॉमा बी टाइप के सारे एलिमेंट आ गए, जहां ए कहां से आता है ए से और बी कहां से आता है बी से। तो अगर मैं तुम्हें बी क्रॉस ए लिखने को कहूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए विल नॉट बी अ वेरी बिग डील। बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा सर, बी क्रॉस ए हो जाएगा, उसमें पहला एलिमेंट कहां से आएगा सर बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा सर, दूसरा एलिमेंट आएगा ए से। तो इट विल बी अल्फा कॉमा 1 बीटा अल्फा कॉमा 2 अल्फा कॉमा 3, फिर बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 2 और बीटा कॉमा 3, बीटा कॉमा 3। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। दिस विल बी बी क्रॉस ए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या है। और यहां से एक बात और समझ में आती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, आमतौर पर यह बराबर नहीं होते। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर कब हो सकते हैं। व्हेन कैन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बी सेम। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे सर, वो थे 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए सर, वो हो गए 6। तो असल में क्या है, आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर जब आप बनाओगे तो इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं सर, या तो 1 या 2 या 3। सर इसको भरने के 3 तरीके। इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, दूसरे वाले को सर 2 तरीके, और दोनों जगह को भरना है, इसलिए टोटल हो गए 6 तरीके, है ना। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, तो दोनों को भरने के टोटल तरीके हो जाएंगे 6। ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, पहले 1 का बनेगा कितने के साथ सर 2 के साथ, फिर 2 का बनेगा फिर से 2 एलिमेंट्स के साथ, और 3 का भी बनेगा 2 एलिमेंट्स के साथ, यानी हर एलिमेंट 2 ऑर्डर्ड पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल कितने हैं सर 3 है इसमें, और 3 है तो 3 2 जा 6। तो इस बात को हम जनरलाइज करके कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्यू, देन number of elements in A cross B will be PQ, and this is also equal to number of elements in B cross A। दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, पहले वाले में भी 6 आए थे, दूसरे वाले में भी 6 ही आएंगे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, जब हमने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में आ गया क्योंकि क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है। कार्टेशियन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम इन पॉइंट्स को अपने 2D प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो ये पॉइंट है 1 अल्फा, ये हो गया 1 बीटा, ये हो गया 2 अल्फा 2 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा। So you can plot these points on the Cartesian plane. That is why it is also called as Cartesian product. ठीक है। हाँ, अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा कि दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी हो जाए, इफ एनी वन ऑफ ए और बी इज एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी, है ना, A क्रॉस बी और B, देन A क्रॉस बी इक्वल टू 5, कॉमा B क्रॉस A भी 5 हो जाएगा। दोनों के दोनों एम्प्टी सेट हो जाएंगे, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बी एम्प्टी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या हम 3 सेट का भी क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास है A क्रॉस B क्रॉस C, व्हाट दिस विल बी सर, यह हो जाएगा ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स
है ना, दिस विल बी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। और यहां पर जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा ए से, और दूसरा एलिमेंट आएगा बी से, और तीसरा एलिमेंट आएगा सी से, है ना, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बन जाएंगी। और अगर इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, number of elements in C is R, then this implies number of elements in A cross B cross C shall be P into Q into R, P into Q into R, ठीक है ना। तो दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। कई बार आपने बुक्स में लिखा देखा होगा आर स्क्वायर, कई बार बुक्स में लिखा देखा होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेसिकली हम बोलते हैं आर क्रॉस आर को। आर क्रॉस आर मतलब रियल नंबर रियल नंबर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर। तो इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स और वाई दोनों आर रियल नंबर्स होंगे, दोनों रियल नंबर्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा सर, ये पूरा का पूरा हमारा 2D कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। एक्स भी आर होगा और वाई भी रियल नंबर होगा। सो दिस इज नथिंग बट होल ऑफ 2D स्पेस, होल ऑफ 2D स्पेस। 2D स्पेस का मतलब पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन, दैट इज द एंटायर एक्स वाई प्लेन, एंटायर एक्स वाई प्लेन। यानी आपके ग्राफ पेपर पर अगर मैं दो लकीरें खींच दूं तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो पूरा का पूरा जो पेपर है उसका हर बिंदु इसके अंदर आ जाएगा, यानी इट विल बी द एंटायर 2D स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आर क्यूब बोलूं, आर क्यूब, है ना, कई बार आपने मैथ्स में यह भी लिखा देखा होगा। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया पूरा का पूरा 2D स्पेस। आर क्यूब का मतलब बिल्कुल सही पहचाने आप, इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट एक्स भी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, और जेड भी रियल नंबर है। एंड दिस इज नथिंग बट द एंटायर 3D स्पेस, द एंटायर 3D स्पेस, द एंटायर 3D स्पेस। ये हो जाएगा पूरा का पूरा 3D स्पेस, ठीक है। इसी में अगली चीज जो हम डिफाइन कर लेना चाहते हैं वो यह है, क्या कि मान लीजिए A1 क्रॉस A2 तो ऑन क्रॉस AN लिखा हो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑल n टपल्स। क्या बोलते हैं, n टपल्स। दो हो तो पेयर बोल देते हैं, तीन हो तो ट्रिपलेट बोल देते हैं, चार हो तो क्वाड्रपल्स बोल देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर हम उसे बोल देते हैं n टपल। n टपल का मतलब ये n एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड टपल है ना, इसको बोल देते हैं टपल, n टपल। ये क्या है, n टपल। इट इज अ सेट ऑफ ऑल n टपल्स वेयर a1 ai belongs to ai, i is equal to 1 2 से लेकर n तक, 1 2 से लेकर n तक, ठीक है। हाँ, और इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1, if number of elements in a1 is p1, number of elements in a2 is p2, number of elements in an is pn, then number of elements in a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस an, बिल्कुल सही पहचाने आप, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn, that would be the number of elements in this, that would be the number of elements here, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यह है याद रखिएगा। सर अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, देखो, हाँ, अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, सर अगर मैं ऐसे लिख दूं a क्रॉस b और सर क्रॉस c ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, यह होगा, जरा ध्यान से देखना, यह होगा कैसे एलिमेंट्स का सेट, सर ये होगा a कॉमा b, a क्रॉस b कॉमा c सच दैट
A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. ये हो जाएगा It'll be this, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर का C के साथ फिर से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ब्रैकेट ऑल्सो डिपेंड्स a lot, it also decides the structure of A क्रॉस। अब मान लो कोई ऐसे बोले, अब बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सर ये हो जाएगा A क्रॉस B कॉमा C, जहां पर A होगा A में, B होगा B में और C आएगा C से। क्या ये दोनों सेट सेम है? नहीं, ये दोनों सेट सेम नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं है, सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है A क्रॉस B क्रॉस C, हम यहां साफ साफ कह सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C is not equal to A क्रॉस B, A क्रॉस B क्रॉस C, and it is also not equal to A क्रॉस B क्रॉस C। मेरे ख्याल से समझ में अच्छे से आ गया होगा। और रही नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर से अगर इसमें m है, इसमें n है, इसमें p है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो m इंटू n इंटू p ही आएंगे, यानी सेम ही आएंगे जो इसमें आएंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब में बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C is equal to number of elements in A cross B cross C, in A cross B cross C is equal to number of elements in A into number of elements in B into number of elements in C is equal to number of elements into number of elements in C into n C। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, छोटी सी बात, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस। आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, तो यहां अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे आप कह दो, ठीक है। हाँ, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कभी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप सोच लो। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो है A क्रॉस B यूनियन C, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दूसरा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तीसरा, A क्रॉस B माइनस C विल बी इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो it distributes over union, intersection and difference of set, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें, A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये आमतौर पे बराबर तो नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, और वह कितने होते हैं? A क्रॉस B, B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A क्रॉस B, B क्रॉस A इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर। बिल्कुल, असल में होता क्या है, बाकी तो आप क्लास में जाकर देख सकते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, और दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B में जितने एलिमेंट्स हो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो आंसर आ जाता है A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर। यानी कल को अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D,
तो दैट वोंट बी अ डिफिकल्ट टास्क। अब आप मुझे बता सकते हैं सर पहले वाले का इसके साथ इंटरसेक्शन और दूसरे वाले का इसके साथ इंटरसेक्शन। तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी into number of elements in B intersection D. B intersection D. So the answer in this case will be N A intersection C into number of elements in B intersection D. B intersection D. That will be it. That will be it. ये जरूर से सोच के बताइएगा ये कैसे आया। वैसे तो क्लास में बता ही रखा है, लेकिन ये सोच के बताइएगा यह आया कैसे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यूज होगा, आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन डी इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ई B intersection E is 3 and number of elements in C intersection F is 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C इंटरसेक्शन C D क्रॉस E क्रॉस F, तो आप मुझे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, है ना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपका टास्क जो मैं दे रहा हूं आपको करने को, ये आप मुझे जरूर करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव एवरीथिंग इन क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है या कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होते कितने हैं, यह सब हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अच्छा चलो, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, सर यहां पर हमें पता है कि कितने हो जाएंगे सर, अगर ए और बी में पी और क्यू एलिमेंट्स हैं तो हमें ऑलरेडी एक चीज पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे पी क्यू, पी इंटू क्यू। और किसी भी सेट में अगर एन एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर एन। तो यहां से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी will be equal to 2 to the power pq, 2 to the power pq. So that will be equal to 2 to the power pq. Now remember this point कि अगर a में p एलिमेंट्स हैं, b में q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b shall be p क्रॉस q। सबसेट क्यों आपने यकायक अचानक से सबसेट की बात क्यों की, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज अ रिलेशन। व्हाट इज अ रिलेशन, तो देखें every subset of A cross B is said to be a relation from A to B। यानी कि रिलेशन कोई खास बड़ी चीज नहीं है। अगर आप ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं, कोई सा भी एक सबसेट उठा लो, तो वो एक रिलेशन कहलाएगा। कहां से कहां पर, ए से बी पर, ए से बी पर। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, then number of relations from A to B कितने होंगे, अभी अभी पढ़ के आए हैं सर, वो हो जाएंगे 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ। that will be equal to 2 to the power PQ, है ना। और इसी में नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी
relations from A to B, number of non-empty relations from A to B, from A to B, वो कितने हो जाएंगे? From A to B कितने होंगे? The number of non-empty relations from A to B will be, वो कितने हो जाएंगे भाई? The number of non-empty relations from A to B will be equal to 2 की पावर PQ minus 1. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो उसी कारण से यहां पर नंबर ऑफ जो नॉन एम्प्टी रिलेशन हो जाएंगे फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 टू द पावर पी क्यू माइनस 1, क्योंकि हम एम्प्टी रिलेशन वाले को, एम्प्टी सेट वाले सबसेट को निकाल देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो नॉन एम्प्टी रिलेशन बच जाएगा, दैट विल बी नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 4, तो अगर मैं यहां पर ए क्रॉस बी बनाता हूं तो ए क्रॉस बी आप जानते ही हैं 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4, ये बन जाएगा। तो दैट विल बी ए क्रॉस बी। अब अगर मैं इसका एक सबसेट ले लूं R1, ये क्या होगा सर? जैसे मान लीजिए 1 2 ले लिया आपने और 3 4 ले लिया, तो दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन हो गया। मान लो हमने एक रिलेशन लिया R2, कितने रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं? 2 की पावर 6, 64 रिलेशंस डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मान लीजिए हमने ले लिया 2 2 3 2 और 3 4, तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यह भी एक रिलेशन है ए टू बी। एक और ले लेते हैं, मान लो हमने सिर्फ लिया 2 2 और दूसरा लिया 2 4, दिस इज R3। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब किसी रिलेशन की डोमेन क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। किसी भी रिलेशन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी 1 और 3। ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन? तो इसकी डोमेन क्या होगी सर? 2 3, बस 2 और 3। यानी कि डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, सेट ऑफ ऑल, है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। तो डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ R1 हो गया द सेट 1 3। अगर मैं यहां डोमेन ऑफ R2 पूछूं, डोमेन, तो पूरे स्पेलिंग लिख दूं ना, हाँ, डोमेन R1 will be equal to 1 3, that is the domain। यहां डोमेन होगा, डोमेन R2 will be equal to 2 3, एंड यहां पर डोमेन होगा R3 का सिर्फ और सिर्फ द सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 2। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन? डोमेन ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, it is the set of all first entries in ordered pairs. It is a set of all first entries in ordered pairs. It is a set of all first entries in ordered pairs that occur in the relation.
दैट अकर इन द रिलेशन, जो रिलेशन में आते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई बोले रेंज क्या होता है, हाँ, रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, range of a relation from A to B. Now let us see what do we mean by range of a relation from A to B. So range of a relation from A to B is the set of, ये क्या है? It is the set of, it is the set of all second entries in ordered pairs, that occur in the relation. जो सेकेंड एंट्रीज हैं उन सब का सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। जैसे यहां पर अगर मैं आपसे रेंज पूछूं, रेंज, इफ आई आस्क यू द रेंज हियर, तो यहां रेंज क्या होगी? तो रेंज हो जाएगी, रेंज तो 2 है और 4 है, तो द रेंज विल बी 2, 4, रेंज इज 2, 4। यहां रेंज क्या होगी? यहां रेंज होगी फिर से 2, 4, यहां रेंज क्या होगी? फिर से 2, दैट विल बी द रेंज इन दिस केस। तो डोमेन समझ में आया, रेंज समझ में आया। तो व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन? तो डोमेन का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, रेंज का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज दैट अकर इन द रिलेशन। तो आई होप डोमेन रेंज क्लियर हुआ, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन पर, कि हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। जिस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के, देखिए रिलेशन भी एक सबसेट ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, लेकिन ये एक स्पेशल सेट, एक स्पेशल टाइप का सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का सबसेट, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको रिलेशन क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि यह जो रिलेशन है इट एसोसिएट्स सम एलिमेंट ऑफ ए टू सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि एक तरीके से ये ए के कुछ एलिमेंट्स को बी के कुछ एलिमेंट से जोड़ता है। और यह जोड़ने वाला जो रिश्ता है, ये जोड़ने वाला जो माध्यम है, इस माध्यम को हम रिलेशन कहते हैं। क्योंकि अक्सर दो अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ने वाला जो माध्यम होता है उसे रिश्ता कहा जाता है। इसी कारण से यहां पर एक एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, इन दोनों को जोड़ने वाला जो माध्यम है उसको यहां मैथमेटिक्स में रिलेशन बोला गया। तो जैसे यहां पर 1 एसोसिएटेड है 2 से, है ना, 1 इज एसोसिएटेड टू 2 बाय R1, 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 3 इज एसोसिएटेड टू 4 बाय R1, है ना। तो ये कहलाएगा, ये R1 क्या कर रहा है? ए के कुछ एलिमेंट्स को बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको रिलेशन बोला जाता है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू R1, हम कहते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू R1। इस चीज को 1, 2 बिलोंग्स टू R1, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 is related to 2 by R1, 1 is related to 2, इसको कैसे पढ़ते हैं? 1 is related to 2 belonging to B, 1 belonging to A is related to 2 belonging to B by R2, by R1, यानी जोड़ने वाला माध्यम कौन है? R1 है। यह छोटी सी बात याद रखिएगा। इसी तरीके से जैसे मान लो मैं कहूं 2, 2, तो 2, 2 क्या कहेंगे? 2 बिलोंगिंग टू ए इज रिलेटेड टू 2 बिलोंगिंग टू बी बाय या वाई R2। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 2, 2 बिलोंग्स टू R2, या फिर 2 R2
2R22 और क्या पढ़ेंगे इसको, 2 बिलोंगिंग टू A इज रिलेटेड टू 2 बिलोंगिंग टू B Y या बाय R2। तो ये दो छोटी छोटी बातें हैं, जहन में रहनी चाहिए, जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। इनको बोलने का एक तरीका और भी है, यहां पर हम 2 को बोल सकते हैं दूसरा तरीका, 2 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1 अंडर R1। 2 इज कॉल्ड, तो ये बात भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये बात भी मैं लिख देता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन अभी अगले पेज पे कर लेंगे, तो यह बात भी मैं लिख देता हूं क्या, इफ नोट, छोटा सा नोट, नोट ये है, इफ A comma B belongs to R, then B is called क्या बोलते हैं B को, इमेज ऑफ A अंडर, है ना, देन B बिलोंगिंग टू B, ऐसे लिख दो बल्कि, देन B बिलोंगिंग टू B, then B belonging to B is called image of A belonging to A under R1, under R1, under R, under R, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और A R B, that is A is related to B by R, one and the same thing. So remember this point, ठीक है, remember this point, ठीक है, हाँ। और ए को क्या बोलते हैं ये भी बता देते हैं, ए को क्या बोलते हैं ऑल्सो, यहां पर बता देते हैं, ए को क्या बोलते हैं प्री इमेज, ऑल्सो ए इज कॉल्ड, ऑल्सो ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर, प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। तो यह चीज और ध्यान रखिएगा आप, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। रिमेंबर दीज टू थिंग्स। फिर नेक्स्ट, फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। लेट अस सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी हम ये देखने चाहते हैं कि रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देखें, now let us see what do we mean by representation of a relation. So representation of a relation, लो दोबारा लिखते हैं, representation of a relation, representation of a relation. Now how do we represent a relation? Now let us see this. जिस तरह से मैंने आपको बताया सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। इसी तरीके से यहाँ पर भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। हाँ, एक और तरीका फालतू है, पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म, या टैब्यूलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टैब्यूलर फॉर्म, जो कि सेट में पढ़ा था। यानी कि हियर वी लिस्ट all elements of relation, all elements of relation separated
by commas. Separated by commas. Here we list all the elements of the relation separated by commas. तो यहां पर हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, बस उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर दूसरा है, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? हियर वी मेंशन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज satisfied by all elements, satisfied by all elements of the relation, of the relation, of the relation। ठीक है। और थर्ड जो तरीका है, तो सेकंड तरीका तो आप समझ गए, सेट बिल्कुल सेट जैसा ही है। थर्ड है एरो डायग्राम। थर्ड है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन एन एरो डायग्राम? एरो डायग्राम में हम सारे के सारे एलिमेंट्स this is a pictorial, this is a pictorial representation, pictorial representation of a relation। where arrows are drawn, where arrows are drawn where arrows are drawn from A belonging to A to B belonging to B, such that A comma B belongs to R, such that A comma B belongs to R। यानी कि यहां पर हम A के एलिमेंट से B के एलिमेंट पर एरो बनाते हैं, such that A comma B belongs to R। ये क्या बलाएं हुई? हाँ, ये क्या बलाएं हुई, आओ देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि A है 1 2 3 है ना, और B है 0 और 4 और 7 और 10 और 8, मान लो ये है। अब हम एक रिलेशन उठाते हैं R1, R एक रिलेशन उठाते हैं R, और वह रिलेशन है 1 0 2 7 और 3 8, ये रिलेशन है। तो ये तो हो गया कौन सा फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, बिकॉज हमने यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास लिख दिए। अब इसी को मैं लिखता हूं R A comma B such that B is equal to A cube minus 1, A belongs to A, B belongs to B। तो मेरे कहां से समझ गए, 1 minus 1 0 2 7 3 का 8 आ गया, तो ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से अगर मैं इसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप समझ गए कौन सा फॉर्म हुआ, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट बाय मींस ऑफ एरोज, देन इट वुड बी लाइक दिस। वो कैसा होगा, हाँ, ये हमारा सेट A है, यह सेट B है, A से B हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R, और यहाँ जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ हैं 0 4 7 10 और 8। हम क्या करेंगे, वी विल बी ड्रॉइंग एरोज फ्रॉम 1 to 0 2 to 7 and 3 to 8, so that would be 8। तो यह जो हो गया, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज एरो डायग्राम,
तो ये क्या हो गया, एरो डायग्राम। तो दिस इज एरो डायग्राम। और वो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं आर की तो जल्दी से बताएं, डोमेन क्या होगी सर? डोमेन होगी, डोमेन अगर देखी जाए वो होगी 1 2 3, दैट बी द डोमेन। व्हाट इज द रेंज? रेंज होगी, रेंज होगी 0 7 8, रेंज होगी 0 7 8। अगर मैं आपसे 7 की प्री इमेज पूछूं, प्री इमेज ऑफ 7, प्री इमेज ऑफ 7, देन ऑब्वियसली प्री इमेज ऑफ 7 विल बी 2। और अगर मैं आपसे पूछूं इमेज ऑफ 8 एंड दैट वुड इमेज ऑफ 3, दैट वुड बी 8 ना। ये डोमेन रेंज, ये कुछ फैक्ट्स जो हमने आपको यहां बता दिए। ठीक है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, आई हैव अ सेट ए, ठीक है, and there is another set B, and this is say 1 2 3 4, and this is say 8, this is say 27 64 1, and कल कैसे लिख लेते हैं उठा के, 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लीजिए जो हमारा रिलेशन है ना, जो हमारा रिलेशन है वो 1 को 2 से, 1 को 3 से एसोसिएट करता है, 3 को ये 3 से, और 3 को यह 4 से एसोसिएट करता है। एंड मान लीजिए 2 का एसोसिएशन है 5 के साथ, और 2 का एसोसिएशन है 7 के साथ, 4 का एसोसिएशन 5 के साथ, 4 का एसोसिएशन 8 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये रिलेशन है हमारा ए टू बी, ए टू बी, और ये रिलेशन है आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1, तो आप कहोगे इमेज ऑफ 1 है 2 3। तो इमेज नहीं बल्कि क्या होगा, इमेजेस ऑफ 1। इसी तरीके से इमेज ऑफ 4 को एक काम और कर लो, 6 से भी एसोसिएट कर दो। चलो, इमेज ऑफ, एक एलिमेंट और लगा देता हूँ यहाँ, 1 और लगा देता हूँ, इमेज ऑफ 4, you would say the image of 4 will be 5 6 8, these are images of 8। और अगर मैं तुमसे पूछूं प्री इमेजेस ऑफ 3, प्री इमेजेस ऑफ 3, then the pre images of 3 shall be 1 3, that will be pre images of 3, 1 भी और 3 भी, ये प्री इमेजेस हो गई। तो इमेज, प्री इमेज, तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं। दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ फंक्शन, है ना। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो समझ गए होंगे। तो ये अंतर है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। डोमेन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। अच्छा, अगर कोई पूछे प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ 1, तो आप क्या कहोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, 1 की कोई प्री इमेज है ही नहीं भाई, है ना। हाँ, 1 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ 6 7 भी होता, यहाँ होता 7, तो इमेज ऑफ 7, इमेज ऑफ 7, तो क्या लिखते, डज नॉट एग्जिस्ट। So I think now it is pretty clear what do we mean by relation and its domain and its range and its representation। अब आता है inverse of a relation। Inverse of a relation क्या है? If R is a relation, if R is a relation from A to B, from A to B, then its inverse, then its inverse relation, then its inverse relation represented by R inverse, represented by R inverse is a relation from B to A, from B to A। यानी अगर R एक रिलेशन है A टू B, तो R इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A such that A
such that B comma A belongs to R inverse such that B comma A, ये नीचे लिखते हैं, हाँ, such that B comma A belongs to R inverse implies and implies by A comma B belongs to R. यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो बस उसके उल्टे आ जाएंगे. उल्टे का मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है B जो कि है 2 3 4, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन बनाया R, वो है 1 4 1 3 2 4, मान लो ये रिलेशन बनाया. तो R इनवर्स, अब ये R कहां से कहां रिलेशन है, A टू B. R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. क्यों, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ, बिकॉज R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ये क्रॉस B का सबसेट है मेरे भाई, तो इसलिए ये रिलेशन है A टू B, क्योंकि एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब अगर मैं R इनवर्स बनाता हूं, आई एम गोइंग टू रिवर्स दीज ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि 4 1 3 1 4 2, दिस इज R इनवर्स. R इनवर्स, और ये रिलेशन है B टू A. ये B टू A क्यों है, क्योंकि R इनवर्स, बिकॉज क्योंकि R इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A. ये B क्रॉस A का सबसेट है. 4 1 3 1 और 4 2, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे B क्रॉस है तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, और ये वहीं से आ रहा है, और ये वहीं से आ रहा है. तो इनवर्स जो होगा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A. ठीक है, अगर R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, सो इट डज द जस्ट द अपोजिट, इट डज जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट R does. R associates 1 to 4, it will associate 4 to 1. It associates 1 to 3, it associates 3 to 1. So that is just the opposite work what R does. So this is an inverse relation. एक बात तो यहां साफ साफ दिखाई देती है, क्लियरली, क्या, क्लियरली domain of R becomes range of R inverse, range of R inverse, and range of R is equal to domain of R inverse, domain of R inverse. मेरे ख्याल से ये देखना काफी आसान है, सरल है, क्योंकि डोमेन याद करो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर. तो यहां अगर मैं आर की डोमेन लिखूं, अगर मैं यहां डोमेन ऑफ आर लिखूं, डोमेन आर, तो आप लिखोगे 1 2, और रेंज आर लिखूं तो आप लिखोगे रेंज ऑफ आर 1 नहीं 2 3 4 3 4. और गौर से देखिए देवियों सज्जनों, गौर से देखिए, यही रेंज ऑफ आर इनवर्स है, यही रेंज ऑफ आर इनवर्स है, और यही डोमेन ऑफ आर इनवर्स है. So that is what we mean by inverse of a relation. तो मेरे ख्याल से आपको इनवर्स ऑफ अ रिलेशन समझ में आ गया होगा. दैट इज पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, है ना, हाँ, ये अच्छे से रिवाइज हो गया होगा. तो अब इनवर्स ऑफ रिलेशन के बाद हम आते हैं आगे, ठीक है. नाउ वी मूव अहेड, and that is the next thing that we are covering would be composition of relation, would be composition of relation, composition of relations. Now let us see what do we mean by composition. Composition of relations. If I talk of composition of relations, तो अगर मैं relations की composition की बात करता हूं,
तो कॉम्पोजिशन का मतलब है, मान लीजिए इफ R is a relation from A to B, from A to B, and S is a relation from B to C, from B to C, then S O R, इसको क्या पढ़ते हैं, S composite R is a relation from A to C, from A to C, defined as, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज if A R B and B S C, this implies A R S O R of C is related to C, यानी कुल मिलाकर क्या कहें, इसको थोड़ा और अच्छे बात तरीके से लिखें, that is if A comma B belongs to R and B comma C belongs to S, then A comma C belongs to S composite R, S composite R। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह एक हमारे पास A है एंड से दिस इज B, ठीक है, ये A ये B, और यह सेट है C। R रिलेशन है A टू B, B रिलेशन है R S रिलेशन है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और A टू C एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज S कंपोजिट R। और वो क्या है, मान लो A को ये एसोसिएट करता है B से और ये एसोसिएट करता है B को C से, तो SOR will directly associate A to C. So this is a relation directly defined from set A to set C. थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी लेकिन आ जाएगा, आपने क्लास में पढ़ाई है ना। और ध्यान रखिए ये क्या है, माइंड मैप है ना, फुल क्लास नहीं है। तो हाँ, फुल क्लास नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस लेक्चर से हम पूरा चैप्टर एकदम, मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को यहीं से पढ़ के हम झिंगा लाला हो जाएगा चैप्टर, नहीं बेटा, है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, पहले पढ़ रखा होगा। तो यहाँ हम प्रूफ तो नहीं देंगे, हम तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकली ये चैप्टर क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 या 2 4 5, और सी सेट है 6 7, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन लिया A to B विच इज से 1 4 1 2 एंड 2 5 2 5। एक रिलेशन लिया हमने S विच इज 2 6 2 7 4 7 4 7, मान लो ये लिया, ठीक है, ये रिलेशन लिया। अब मैं बताता हूं S कंपोजिट R क्या होगा। S कंपोजिट R होगा, जरा यहां देखें। अब यहां क्या होता है, ऐसे लिख लिया करो, A गया B पर, B गया C पर, A गया B पर, फिर B गया C पर, तो A जाएगा सीधा C पर, ये होगा S कंपोजिट R, S कंपोजिट R, ठीक है। तो S कंपोजिट R 1 गया 4 पर और 4 गया फिर 7 पर। तो जब 1 गया 4 पर, 4 गया 7 पर, तो हम कह सकते हैं 1 goes to 4, 4 goes to 7, तो S कंपोजिट R में यह जाएगा 1 7, 1 गया 7 पर। अब फिर से क्या 4 कहीं और जा रहा है, नहीं सर, 4 कहीं और नहीं जा रहा। अब 1 गया 2 पर, 1 गया 2 पर, और फिर 2 गया 6 पर, और 2 गया साथ साथ 7 पर भी। तो 1 गया 2 पर,
तो 1 goes to 6, 1 goes to 2, 2 goes to 7, तो 1 goes to 7 as well. 1 गया 7 पर, फिर 2 गया 5 पर, 2 गया 5 पर, है ना, 4 गया 7 पर, फिर 1 गया 2 पर, और फिर 2 गया 6 पर, और 2 गया 7 पर, तो 1 6 1 7 भी आ गया. अब 2 गया 5 पर, 5 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर 2,5 का कोई आगे नहीं कुछ होने वाला. क्यों? शर्त क्या थी? अगर a, b R में है और b, c S में है, तो फिर a, c S O R में होगा. लेकिन अगर a b R में है और b c R S में है ही नहीं, तो फिर a, c का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. तो यहां पर ये ध्यान रखिए, a, b R में हो, b, c R में, तो a, c S O R में होगा. लेकिन अगर a b है R में और b c R में S में नहीं है, तो S O R में, फिर आगे कुछ नहीं करने वाले. ठीक है ना? इसे और बेहतर से समझते हैं. 1 गया 4 पर और 4 गया था 7 पर, तो 1, 7, फिर 1 गया 2 पर और 2 गया 6 पर और 2 गया 7 पर भी, तो 1 विल गो टू 6, 1 विल आल्सो गो टू 7, तो 1, 7. अब दो एक ही एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 1 7 एंड 1 6. दीज आर द टू पॉसिबल आंसर, दीज आर द टू पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ SOR. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं. ठीक है, जरा देखो, ये मैंने वही का वही सेट लिख रखा है. S कंपोजिट R क्या होगा? यह आप देखें सर, 1 गया 2 पर, 2 गया 6 पर, 2 गया 7 पर, तो 1 जाएगा 6 पर भी और 1 जाएगा 7 पर भी. और इसी तरह से 2 गया 4 पर और 4 यहां कहीं गया ही नहीं, तो छोड़ दो. 3 गया 5 पर, 5 गया 7 पर, तो 5 3, 7, 3 जाएगा 7 पर. फिर 3 गया 2 पर और 2 गया 6 और 7 पर, तो 3, 6 और 3, 7. फिर 2 गया 5 पर और जैसे 2 5 पर गया और 5 गया 7 पर, तो 2, 7. ये आ गया एलिमेंट्स. तो 1 6 1 7 3 7 3 7 दो बार आ गया, तो आप इसे लिख दें 1 6 1 7 3 7 3 6 2 7. So these are the possible elements of S composite R. तो यहां पर हमें चालू कहां से करना होता है? R के एलिमेंट से चालू करना होता है. ऐसे उल्टा चलते हैं, पहले R को देखेंगे, R यहां गया फिर वो कहां गया, ऐसे देखना है. ठीक है, सो दैट इज कंपोजिट रिलेशन. अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर. टाइप्स ऑफ रिलेशन ये क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले let R be a relation on A, relation on set A. अब relation on set A का मतलब क्या है? That is, it is a subset of A क्रॉस A. यह A क्रॉस A का सबसेट है. अगर A क्रॉस B का सबसेट होता है, then it is a relation from A to B. अगर हम सबसेट ले लें A क्रॉस A का, then it is a relation from A to A and it is called as a relation on A. Let R be a relation of on set A, that is, it is a subset of A cross A, then R is said to be सबसे पहला identity relation. When do we call R as an identity relation? Let us see. Then R is said to be identity relation. Identity relation. So when do we call R as an identity relation? कब कहते हैं identity relation? R is said to be identity relation if R is identity relation on A if each and every element of A is associated to itself and only to itself by R. Is associated to itself and only to itself by R.
यानी कि उसमें ए का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये 1 2 3, तो आप समझ सकते हैं ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना। ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए रहा होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो अब रिलेशन आर अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं, 1 1 2 2 और 3 3, तो देखो क्या इसमें ए का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड है? हाँ सर, 1 1 से एसोसिएटेड, 2 2 से एसोसिएटेड, 3 3 से एसोसिएट है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं यहां कहूं दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, है ना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, एंड A is, and A comma B does not belong to R for where A, मैंने कहने का मतलब अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो A कॉमा ए आर में आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, एंड A कॉमा बी आर में नहीं आना चाहिए वेर B इज नॉट इक्वल टू A, जहां B और A डिफरेंट हो, वेर B नॉट इक्वल टू A। यानी ये सिर्फ ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स को एंट्री देगा। जैसे ये रिलेशन आइडेंटिटी है, अगर मैं एक रिलेशन और लिखता हूं 1 1 3 3, एक रिलेशन और लिखता हूं 1 1 2 2 3 3 1 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या पहला रिलेशन आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली फर्स्ट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, बट दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि इसमें वहां लिखा था ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। यहां 1 1 है, 3 3 है, लेकिन 2 2 नहीं है, इसलिए यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट इज मिस्ड अपॉन 2 2। क्या ये आइडेंटिटी है? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन यहां लिखा था इस शब्द को ओनली टू इटसेल्फ, यानी कि हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए और किसी से नहीं। तो यहां 1 1 से एसोसिएटेड है, लेकिन यहां 1 3 से भी एसोसिएटेड, जहां 3 और 1 बराबर नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ? अब इसका बहुत ही नजदीकी एक रिश्तेदार है जिसका नाम है reflexive relation. Now let us see what do we mean by reflexive relation. Reflexive relation. Reflexive relation क्या होता है? Reflexive relation, it is a relation on A is said to be reflexive relation. कब? तो R is said to be reflexive. R is said to be reflexive if each and every element of A is associated to itself by R. अब आप देखोगे ये डेफिनेशन और पिछले डेफिनेशन में क्या अंतर है। यहां पर एक शब्द मिसिंग है, वहां लिखा था ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ बाय आर। यहां लिखा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू इटसेल्फ बाय आर। यहां एक शब्द मिसिंग है, ओनली टू इटसेल्फ, यानी कि यहां पर क्या कहता है ये रिलेशन? दैट इज R is reflexive, implies by A comma A belongs to R for all A belonging to A. For all A belonging to A. यहां पर क्या था?
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, एंड ए कॉमा बी आर में नहीं आना चाहिए, जहां बी और ए बराबर ना हो, डिफरेंट ना हो, है ना, जहां ए और बी डिफरेंट हो वो नहीं आने चाहिए। लेकिन यहां ये कहता है बस ए कॉमा ए आ जाए, बाकी दूसरे आए तो अच्छा, दूसरे ना आए तो अच्छा, लेकिन ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई हैव ए 1 2 3, आई पिक अप अ रिलेशन आर which is 1 1 2 2 3 3 and 1 3. Then there is another relation R which is 1 1 2 2 2 3 2 3. Then another relation is there which is 1 1, या ऐसे लिख लेते हैं 2 2 3 3, and there is another relation which is 1 1 2 2 2 3 1 3 3 3, और फिर एक रिलेशन लिखते हैं R विच इज 1 1 2 2 3 3। तो ये कहता है ए टाइप के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, भले ही फालतू आ जाओ या ना हो। आइडेंटिटी कहता है ए टाइप के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, जहां पहला और दूसरा सेम हो वो सारे आने चाहिए हर एक के लिए, और कोई फालतू नहीं आना चाहिए। ये कहता है फालतू भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर अगर देखें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है कि 3, 3 इज मिसिंग, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर इन दिस केस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? वो कहता है ए टाइप के सारे एलिमेंट आने चाहिए, यहां पर क्या था सारे आ गए, भले ही कुछ फालतू भी आ जाओ, आ गया 1 3 कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या कारण है? 1, 1 आर में नहीं है। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बीच में कुछ फालतू भी है, आने दो, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कुछ फालतू नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, उसने कहा कुछ फालतू आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, तो यह कैसा हो गया? यह रिफ्लेक्सिव हो गया, एंड आइडेंटिटी भी हो गया। तो हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो एक चीज याद रखेंगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट नॉट द कन्वर्स, यानी इसका उल्टा सही नहीं है, यानी हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एसेंशियली एन आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन जो हमें देखना है, द नेक्स्ट रिलेशन दैट वी आर अबाउट टू सी इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन, symmetric relation. Now what do we mean by a symmetric relation? Symmetric relation says, symmetric relation, R is said to be, तो ध्यान रखिए R किस पर रिलेशन है? A पर रिलेशन है, यानी R किसका सबसेट है? A क्रॉस A का सबसेट है, और हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन का बोलते हैं। R is said to be symmetric, R is said to be symmetric if R is said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R। तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाता है जब उसमें A भी आए तो BA भी आना चाहिए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। Such a relation is said to be symmetric। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फिर से वही सेट ले लिया जाए 1 2 3, तो और एक एग्जाम्पल के तौर पर R ले लिया जाए 1 2 1 1 1 3 3 1 और 2 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, R ले लेते हैं 1 3 2 3 3 3 एंड 3
1। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आर है 2 2 2 3 3 2 3 2। एग्जाम्पल और ले लेते हैं 1 1 3 3। तो अगर देखा जाए क्या पहला रिलेशन सिमेट्रिक है? 1,2 का उल्टा 2,1 बिल्कुल है इसमें। 1 1 का उल्टा 1,1 इसी में है। 1,3 का उल्टा सर 1,3, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1,3 का उल्टा 3,1, तो ये भी इसी में है। तो इसका मतलब यस, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 1 1 ही है, 2 2 3 3 मिसिंग है। अच्छा ये देखो, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 3 का उल्टा है ही नहीं, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि 2,3 तो आर में है, लेकिन बट 3,2 आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो therefore it is not a symmetric relation। 2 2 का उल्टा 2 2 इसी में, 2 3 का उल्टा 3 2, और 3 2 का उल्टा 2 3। यस, तो ये रिलेशन कैसा हुआ? सिमेट्रिक। ये देखें, 1 1 का उल्टा 1 1 इसी में है, 3 3 का उल्टा 3 3 इसी में है, तो डेफिनेटली यह भी एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक सेज अगर ए बी है तो बी ए भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। Next is a transitive relation. Now let us see what do we mean by a transitive relation. So transitive relation. So next is transitive relation. Transitive relation क्या होता है? So कोई relation R from A to B, from A to A, ध्यान रखिए सारे के सारे जो कैटेगराइजेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, ट्रांजिटिव, they are only valid if R is a relation from A to A, तभी valid है भाई, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, R is said to be transitive if A comma B and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to A, है ना? हाँ, where A comma B belongs to R, belongs to R, ये किसमें होना चाहिए? R में होना चाहिए। where A comma B comma C सबके सब ऑब्वियस सी बात है A के एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहां पर भी ये जो A comma B है, where A comma B belongs to A, ये सब A के एलिमेंट्स ही होंगे, है ना? तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है? यहां है कि अगर ए बी और बी सी दोनों आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। तो इसे ऐसे याद रखना है कि अगर ए बी है, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी आर में है, देन दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसे सोचेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जैसा लग रहा है। हाँ, देखने में वैसा ही लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देखने में वैसे ही लग रहा है, ठीक है लेकिन यह है वो क्या है, वहां दो अलग अलग रिलेशन का कॉम्पोजिशन था, यहां कॉम्पोजिशन की बात ही नहीं हो रही। यहां शर्त लगाई जा रही है आर के एलिमेंट्स के ऊपर कि अगर आर में ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। और यहां पर भी एक अहम बात जो अक्सर बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी, तो अगर ए बी है बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी को हम ढूंढने नहीं जाएंगे, तब हम ए सी को ढूंढने नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टी ट्रिवियली क्या करेगी? होल्ड करेगी, है ना? प्रॉपर्टी होल्ड कब नहीं करती? जब ए बी होता, बी सी होता और ए सी नहीं होता, तब ये ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी हो, ए सी के होने ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस केस में हम ए सी तब ढूंढते जब बी सी भी होता। तो निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ कि अगर ए बी हो और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, लेकिन अगर ए बी है
और बी से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। क्यों? तब वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी, क्योंकि फेल कब होती? जब एसी नहीं होता। और वो फेल कब करती? जब ए भी होता, बीसी होता और एसी नहीं होता। जब ए भी है और बीसी है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी फेल नहीं करेगी। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यही सबसे ज्यादा मारने वाला बात है यहां पर रिलेशंस में। और मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है 1 1 1 3, या फिर ऐसे लेते हैं 1 2 2 3 और फिर 1 3। इफ आई टेक दिस, एक रिलेशन और लेता हूं 1 2 फिर 1 3 फिर 3 2 और फिर बस इतना छोड़ दें, 1 3 1 2 ये छोड़ देते हैं। तो चलो देखते हैं क्या पहला रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो जरा देखिए आप, यहां 1 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला एक एलिमेंट और है, 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। हाँ सर 1 3 तो है, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ। फिर 1, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं? अब 2 3 है, 2 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके लिए कुछ जांच नहीं करने वाले, वी विल लीव इट। क्योंकि 2 3 है और 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है, तो छोड़ दो। अब 1 3 है, क्या 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है? क्योंकि ए बी है, फिर बी सी होना चाहिए, बी से शुरू होने वाला। तो 1 3 है, क्या 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब 2 3 और 1 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला 2 3 है, तो कितना हो गया सर? 1 3, और 1 3 इसके अंदर है, डेफिनेटली ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। दिस इज ट्रांजिटिव। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि 2 3 के लिए हम आगे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो फिर 2 3 के लिए चेक क्या करें? प्रॉपर्टी ट्रिवियली होल्ड्स ट्रू। ठीक है, 1 3 है और 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो छोड़ दो। अब 1 2 है, 1 3 है, 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है, छोड़ो। अब 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 2, तो क्या होना चाहिए सर? 1 2 होना चाहिए, 1 2 तो है। अब 3 से शुरू होने वाला कोई और है? नहीं है सर। 3 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला कोई और नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली सिर्फ 1 3 के लिए 3 2 था और फिर 1 2 होना चाहिए, वो है। लेकिन 3 2 से के लिए 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। यह भी ट्रांजिटिव हो गया, यह भी ट्रांजिटिव हो गया। मान लो एक रिलेशन हम और लिख लें, एक रिलेशन लिख लें R, विच इज 1 1 और 2 2। अब आप देखो, क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है? सर 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट यहां नहीं है, तो इसलिए 1 1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2, 2 से शुरू होने वाला कोई और नहीं है, डेफिनेटली यह रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। तो यह रिलेशन भी कैसा है? ट्रांजिटिव है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें यह तीनों खूबियां हो, एक ऐसा रिलेशन जिसमें यह तीनों खूबियां हो, वह कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? हाँ, तो नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिसमें ये सारी खासियतें हों, जो रिलेशन ऑन आर, a relation on R which is reflexive, symmetric and transitive, which is reflexive, symmetric and transitive, is called an equivalence relation. उसको क्या बोलते हैं? equivalence relation is called as an equivalence relation. उसी को हम equivalence relation बोलते हैं, is called as an equivalence relation. तो remember this, what do we mean by an equivalence relation? जिसमें तीनों खासियतें हों, वो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो,
ऐसा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। सच अ रिलेशन इज कॉल्ड एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां हम चलते चलते आपको एक रिलेशन के बारे में और बता दें, जिसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सेज अ रिलेशन तो a relation R on A is said to be anti-symmetric. क्या बोलते हैं उसको? Anti-symmetric. A relation on A is said to be anti-symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A does not belong to R for all A not equal to B, where, है ना, क्या बोला? A कॉमा बी आर में हो और B कॉमा ए आर में ना हो, वेयर A कॉमा बी ए और B इक्वल ना हो, A और B इक्वल ना हो, वेयर A कॉमा बी बिलोंग्स टू A, ये दोनों A के एलिमेंट्स हों। A relation R on A is said to be anti-symmetric if A comma B belongs to R. तो B comma A R में नहीं होना चाहिए, जहां पर A और B इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में, सिमेट्रिक में क्या था? अगर A कॉमा B है उसका उल्टा भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक क्या है? अगर A B है तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। तो कई लोगों को इसमें भ्रम लगता है, जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, जो एंटी सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। नहीं, आप गलत हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर लिख रखा है अगर ए बी है तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, जहां ए और बी डिफरेंट हैं, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ, जहां पर ए और बी क्या है? डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फिर से ए को ले लेता हूं 1 2 3 और एक रिलेशन लिखा मैंने आर which is 1 2 and 2 3, फिर 2 1 और 3 2, तो डेफिनेटली ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2 और 2 1 का उल्टा 1 2, 3 2 का उल्टा 2 3, सब है इसके अंदर। और यहां देखो ये 1 1 2 3 और 4 तो है नहीं, 2 3 2, 3 2 भी नहीं लेते, 3 1। क्या यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? हाँ सर, यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। पहले वाला तो क्या हुआ? सिमेट्रिक। ये तो सिमेट्रिक है। ये कैसा है? ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्यों? एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है ए बी, जहां ए और बी बराबर नहीं है, उसका उल्टा नहीं आना चाहिए। तो 2 3 का उल्टा 3 1, 2 3 2 3 2 इसमें नहीं है, तो ये, और 3 1 का उल्टा 3 1 का उल्टा 1 3, वो भी इसमें नहीं है। 1 1 का उल्टा 1 1, वो तो इसमें है। तो फिर एंटी सिमेट्रिक कैसे हो गया? क्योंकि वहां शर्त क्या थी कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, जहां ए और बी सेम एलिमेंट्स, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी कि अगर दोनों सेम है, 1 1 है, तो इसका उल्टा 1 1 तो इसमें है ही, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब पहला ए और बी इक्वल ना हो तब उसका उल्टा उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2 3 है तो 2 3 नहीं होना चाहिए। क्या सर ऐसा भी रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक भी हो? देखो, ये देखो, यह रिलेशन कैसा है सर? यह रिलेशन सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 इसी में, 2 2 का उल्टा 2 2 इसी में, 3 3 का उल्टा 3 3 इसी में है। यह है सिमेट्रिक, और साथ साथ ये एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक क्यों? एंटी सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में शर्त ये थी कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो उसका उल्टा इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर उसको एंटी सिमेट्रिक को ए
कॉमा ए टाइप के एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत है अगर ए बी है, जहां ए और बी डिफरेंट है उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। तो भाई यहां कोई है ए और बी डिफरेंट? नहीं सर, है ना, तो उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रिवियली होल्ड्स। तो यहां पर यह रिलेशन साथ साथ एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। तो ऐसा सोच लेना, जो सिमेट्रिक होगा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता और जो एंटी सिमेट्रिक होगा वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ऐसा सोच लेना गलत है, ठीक है ना। सो दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग, ध्यान रहे। तो बस एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, और बस एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए जहां ए और बी डिफरेंट हो। लेकिन हाँ, अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं और वो सेट में आ जाए, वो रिलेशन में आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेशंस में एक चीज याद रखें, अगर कोई प्रॉपर्टी फेल नहीं होती देन इट ट्रिवियली होल्ड्स, तो वो प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड करती है, क्योंकि हम किसी चीज को सत्य या असत्य, सत्य असत्य तब मानते हैं जब यह सिद्ध हो जाए, जब वो प्रॉपर्टी को फेल कर दे, तब हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी यहां सिद्ध नहीं होती। तो अगर कहीं पर भी प्रॉपर्टी फेल नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो ट्रांजिटिविटी में जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर 1 2 के लिए ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है। अगर 2 3, अगर मान लो 5 6 है और 6 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है, तो 5 6 के लिए प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी फेल कब होती, जब 5 6 होता और 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट कोई और होता, 6 7 होता और 5 7 इसमें नहीं होता, तब प्रॉपर्टी फेल करती। लेकिन 5 6 है लेकिन आगे 6 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी फेल नहीं हुई, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई। सो समथिंग विच डज नॉट फेल ऑटोमेटिकली पासेस, ठीक है। दैट इज द थॉट प्रोसेस इन केस ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब लास्ट में नंबर ऑफ रिलेशंस पर चर्चा कर लें। अगर नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की जाए, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए होंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये आपने क्लास में डेफिनेटली, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, दैट इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस डेफिनेटली आप जानना चाह रहे होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस के ऊपर ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या रूल नहीं है, तो बस आप इतना याद रखें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज 13, 3 पर 171 और 4 पर 3994, इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस आते हैं। तो आप इसकी चिंता मत करिए, कल को 5 आ जाएगा सर तो हम क्या करेंगे, नहीं आएगा भाई एग्जाम में, तब हम कहेंगे भाई साहब आप ही करके बता दो, हमें तो ना पता, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल? जी सर। तो यह हो गया नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस। यहां मैं चाहूंगा, यह एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप एक बार खुद करके देखिएगा। यहां मेजरली ट्रांजिटिविटी में ही लोगों को दिक्कत होती है, एक बार ये ट्राई करिएगा जरूर से, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपसे ये प्रॉब्लम बना या नहीं बना, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, और साथ साथ अगर आपसे ये बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपने अपनी क्लास में पूरी अच्छे से जो रिलेशन फंक्शन है वो अच्छे से, रिलेशन जो है खासकर वो अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो बस यहीं अलविदा लेते हैं आपसे, एंड थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले माइंड मैप में। थैंक यू।